नमस्कार, मैं प्रभात प्रियदर्शी, आप सभी का प्रियदर्शी आईएएस पीएस में स्वागत है। तो आज मैं आप सभी के लिए एनसीईआरटी का ज्योग्राफी लेकर के आया हूँ। क्लास 6 का ज्योग्राफी है, चैप्टर नंबर 6 है। कक्षा 6 का भूगोल एनसीईआरटी का और अध्याय नंबर 6 है। तो एनसीईआरटी जो है आपको आईएएस यूपीएससी के साथ साथ आपको जितने भी स्टेट पीसीएस है, यूपी पीसीएस, बीपीएससी जो भी और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है, एसएससी का सीजीएल का एग्ज़ाम होता है, उस सभी के लिए ये यूजफुल है। अभी तक तो सिर्फ आईएएस में एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन आते थे और आ रहे हैं, और इस बार तो देखा गया है बीपीएससी 68वीं में भी कि एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन अब पूछने का स्टार्ट हो गया है। ठीक है, कुछ झलक मिला था 67 बीपीएससी पीटी में, लेकिन 68वीं में बहुत सारा चेंज देखने को मिला कि आप बीपीएससी पीटी में भी अब एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो एनसीईआरटी आप सभी के लिए यूजफुल है, जो यूपीएससी का प्रिपरेशन करते हैं, या बहुत ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जो सिर्फ स्टेट पीसीएस का प्रिपरेशन करते हैं, जैसे बीपीएससी, जेपीएससी या यूपी पीसीएस जो है। तो आप सभी के लिए ये कॉमन हो गया, सभी के लिए ये यूजफुल हो गया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मेरे चैनल पर आप नए हैं तो पहले सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। इस पर साइंस, करेंट्स सभी का क्लास चलता है, आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं, वहाँ से आप फ़ायदा उठा करके अपना रिजल्ट सुनिश्चित कर सकते हैं एग्जाम में। स्टार्ट करते हैं। चलिए, चैप्टर का नाम है पृथ्वी के प्रमुख स्थल। तो एक एक करके सभी की चर्चा करेंगे और आप अंत तक बने रहेंगे। चलिए देखिए क्या है। आपने इसमें से कुछ स्थलों को जरूर देखा होगा। चित्र जैसे में दिया गया है 6.1 में। कहाँ चित्र, यहाँ देखें क्या क्या है। ये पर्वत है, पठार है, ये पर्वत श्रृंखला है, पहाड़ी क्षेत्र है, घाटी है, मैदान है, सहायक नदियाँ हैं, वितरिका है, ठीक है, महाद्वीप है, समुद्र है, नदी मुहाना है, झील है, डेल्टा है, तट है, और जल संधि भी है। जल संधि भी कहा गया है। सभी के बारे में एक एक चर्चा करेंगे। इसके बारे में आप जानते भी होंगे। चलिए, डेल्टा है। चलिए आज बढ़ते हैं। आप देखेंगे कि पृथ्वी की सतह सभी जगह एक समान नहीं है। सही है, पृथ्वी की सतह सभी जगह एक समान नहीं है। पृथ्वी पर अनगिनत प्रकार के स्थल है, ठीक है, असंख्य स्थल है। स्थल मंडल के कुछ ऊंचे भाग और नीचे भाग तथा कुछ समतल होते हैं। सही है। चलिए, ये स्थलरूप दो क्रियाओं के परिणाम स्वरूप बनते हैं। दो जो भी स्थल रूप है, आप पृथ्वी पर विभिन्न तरह के स्थल देखते हैं, तो मुख्यतः दो क्रियाओं के परिणाम स्वरूप ये बनते हैं। कितने क्रियाओं के परिणाम स्वरूप? दो क्रियाओं के परिणाम स्वरूप। कौन कौन सी क्रिया है आगे आप देखेंगे। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि मैदान जिस पर आप खड़े हैं उसमें धीरे धीरे गति हो रही है। गति के भी कारण है। क्या कारण है वो भी बताऊँगा। पृथ्वी के अंदर लगातार गति हो रही है। प्रथम या आंतरिक प्रक्रिया के कारण बहुत से स्थानों पर पृथ्वी की सतह कहीं ऊपर उठ जाती है तो कहीं नीचे धंस जाती है। ठीक है, चलिए इसमें कुछ जाने। जैसे आप तो सुनते हो कि पहाड़ और पहाड़िया, तो पहाड़, पहाड़िया, पठार क्या है? देखिए इसमें कुछ बतलाया गया है। देखिए, पहाड़ी वो स्थल है, पहाड़ी वो स्थलीय भाग है जो कि आसपास की भूमि से उठी हुई होती है, थोड़ी ऊंची होती है। ठीक है, आसपास की भूमि से, उसे पहाड़ी कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे पहाड़ी कहते हैं। अब देखिए आगे, ठीक है। अब क्या है, तो तो पर्वत किसे कहते हैं? ठीक है, देखिए 600 मीटर से अधिक ऊंची एवं खड़ी ढाल वाली पहाड़ी को पर्वत कहा जाता है। जब पहाड़ी ही 600 मीटर से अधिक ऊंची हो, ऐसी पहाड़ी जो 600 मीटर से अधिक ऊंची हो या खड़ी ढाल वाली हो। 600 मीटर ऐसी पहाड़ी जो 600 मीटर से अधिक ऊंची एवं खड़ी ढाल वाली हो, वो पहाड़ी क्या कहलाता है? पर्वत कहलाता है। तब बताया गया कि 8000 मीटर से अधिक ऊंची पर्वतों का नाम बताइए। इसे माउंट एवरेस्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखें, हाँ, इसमें जो बताया गया है, पृथ्वी के अंदर गतियाँ हो रही है। क्या है? यहाँ देखें क्या है ना, लाइन देखिए, पृथ्वी के अंदर लगातार गति हो रही है। तो ऐसी गति का कारण क्या है? प्लेट टेक्टोनिक इसे कहा जाता है, प्लेट विवर्तनिक भी कहा जाता है। एक सिद्धांत है जिसके द्वारा इसमें बताया गया है कि पृथ्वी गति करती है। पृथ्वी के अंदर जो है
मुख्य जो है 7 मुख्य प्लेट है। कितने मुख्य प्लेट है? 7। 7 क्या है? मुख्य 7 मुख्य प्लेट है, ठीक है। और 12 जो है अन्य प्लेट है। 7 मुख्य प्लेट का नाम क्या है? नाम भी जान ले। प्रशांत महासागरीय प्लेट, उत्तरी अमेरिका प्लेट, दक्षिण अमेरिका प्लेट, 5वां है, चौथा है अफ्रीकन प्लेट, 5वां है यूरेशियन प्लेट और 6ठा इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। जो हम लोग जो है भारत का जो हिस्सा है वो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट का हिस्सा है। बाद में टूट करके ऑस्ट्रेलिया से अलग हो गया। ये इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट का हिस्सा है भारत, ठीक है। और 7वां है अंटार्कटिक प्लेट। 7 मुख्य प्लेट है और 12 अन्य प्लेट हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। और इस सभी जो है सभी जो है गति करता है। सभी प्लेट जो है गति करता है। कभी कभी टकरा जाने से ही भूकंप की स्थिति आती है। ये सभी जो है इसी को कहते हैं प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत, प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत। इस पर एक क्वेश्चन भी आया था इस पर बीपीएससी पीटी 68वीं पीटी में, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे देखिए आप, दूसरी या बाह्य क्रिया। दूसरी या बाह्य क्रिया क्या है? स्थल के लगातार बनने एवं टूटने की प्रक्रिया है, जिसके द्वारा भी स्थल का स्वरूप लगातार कर रहा है। कि पहली क्रिया तो बता दिया आपको, अंदर क्रिया। दूसरी या बाह्य क्रिया, ये बाह्य प्रक्रिया। दूसरी या बाह्य प्रक्रिया मतलब कि ऊपर की प्रक्रिया क्या है? स्थल के लगातार बनने एवं टूटने की प्रक्रिया है। इसमें क्या क्या होता है देखिए। पृथ्वी की सतह के टूट कर घिस जाने को अपरदन कहते हैं। क्वेश्चन आया कि अपरदन किसे कहते हैं? तो पृथ्वी की सतह के घिस कर टूट जाने को अपरदन कहते हैं। अपरदन की क्रिया के द्वारा नीचे सतह नीची हो आती है। सतह क्या हो आती है? नीची हो आती है। तथा निक्षेपण की प्रक्रिया के द्वारा फिर से इसका निर्माण हो आता है। तो अपरदन और निक्षेपण 2 क्रिया है, मुख्य क्रिया है। अपरदन के द्वारा सतह घिस कर टूट जाती है और निक्षेपण की प्रक्रिया द्वारा फिर से इनका निर्माण हो आता है। ये 2 प्रक्रियाएं बहुत बहते हुए जल। चलिए ये तो क्रिया का कारण क्या है? कारण क्या है? बहते हुए जल, ठीक है, वायु और बर्फ के द्वारा होती है, ठीक है। बहते हुए जल से बाढ़ के समय, ठीक है, नए नए स्थल बनते हैं, नई नई मिट्टी आती है तो स्थल रूप क्या होता है? उसका स्वरूप बदल जाता है। वायु के द्वारा आप देखेंगे रेगिस्तान में तो बालू का पहाड़ बन जाता है, ठीक है। कभी मतलब होगा कि एक जगह का बालू उठा करके दूसरी जगह पर रख दिया था, वहाँ पहाड़ बन जाता है। और जहाँ से उठाया तो वहाँ खाई की तरह बन जाता है। तो वहाँ भी क्या होता है? रेगिस्तान में स्थल रूप बदल जाता है। तो वायु के द्वारा, बर्फ़ के द्वारा भी, ठीक है, बर्फ़ के द्वारा भी होता है। बर्फ़ के द्वारा भी बर्फ़ टूट कर या पिघलने के बाद वहाँ का स्वरूप बदल जाता है। तो बर्फ़ के द्वारा भी होता है, स्वरूप चेंज होता है। हम विभिन्न स्थल रूपों को ऊंचाई एवं ढाल के आधार पर पर्वत, पठार एवं मैदान में वर्गीकृत करते हैं। तो चलिए इसके साथ साथ एक कुछ और जान ले। अपरदन की बात आ रही है, अपरदन की बात। तो सबसे अधिक अपरदित जो है एक अरावली श्रृंखला है। वो भारत में का आपको 59वीं बीपीएससी पीटी में भी क्वेश्चन आया था कि सबसे पुरानी, सबसे भ्रंशित जो श्रृंखला है कौन सी है? तो अरावली पर्वत श्रृंखला है, ठीक है। सबसे ज़्यादा अपरदित है। बहुत सारा मतलब इसमें टूट बहुत हुआ है। इसकी वजह से घिस करके आपको छोटा सा लगता है, दिखता है। ऊंचाई इसकी कम हो गई है अपरदन के कारण। तो सबसे अधिक अपरदित जो पर्वत श्रृंखला है अरावली पर्वत श्रृंखला है। और दिल्ली भी अरावली पर ही स्थित है, ठीक है। अरावली पर ही दिल्ली स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए पर्वत, अब बात आ रही है पर्वत की। पर्वत पृथ्वी की सतह की क्या है? प्राकृतिक ऊंचाई है। पर्वत का शिखर छोटा होता है, शिखर छोटा और आधार चौड़ा होता है। पर्वत की परिभाषा क्या है? ये पृथ्वी की सतह की प्राकृतिक ऊंचाई है। पर्वत का शिखर छोटा होता है और आधार चौड़ा होता है। यह आसपास के क्षेत्र से बहुत ऊंचा होता है। कुछ पहाड़ बादलों से भी ऊंचे होते हैं। जैसे आप ऊंचाई पर जाएंगे जलवायु ठंडी होती जाती है। चलिए यहाँ है कि देखिए, यहाँ आपको क्वेश्चन बीपीएससी में, किसी पीसीएस में, आईएएस में यहीं से उठाया जाता है। इस तरह से ही आप यहाँ तक पढ़ें कि जैसे जैसे आप ऊंचाई पर जाएंगे जलवायु ठंडी होती जाएगी। ऐसा क्या है? ऊंचाई बढ़ने पर
ऊंचाई बढ़ने पर क्षोभ मंडल में क्या है, हम लोग क्षोभ मंडल में ही हैं, ठीक है। क्षोभ मंडल में ऊंचाई बढ़ने पर क्या होता है, तो टेम्परेचर घटता है। ऊंचाई बढ़ने पर टेम्परेचर और प्रेशर भी कम होता है। तो क्या है, और वायु विरल होते जाता है। क्या होता है, वायु विरल होते जाता है, मतलब वायु का घनत्व कम होते जाता है, ठीक है। तो वायु का घनत्व कम होते जाता है। इसी वजह से क्या है, पृथ्वी के द्वारा पार्थिव विकिरण जो होता है, पार्थिव विकिरण, ठीक है, पार्थिव विकिरण लॉन्ग वेवलेंथ में, तो क्या होता है, इसको रोक नहीं पाता है ज़्यादा। इसी की वजह से यहाँ ठंडी होती है, ठीक है। पार्थिव विकिरण को रोक नहीं पाता है, वायु विरल होती है। यही कहानी है, यही कंसेप्ट है कि आपको बुध ग्रह और शुक्र ग्रह, बुध ग्रह सूर्य के सबसे नज़दीक होते हुए भी ठंडी है, रात को कड़ाके की ठंड पड़ती है और दिन में तपिश वाली गर्मी पड़ती है। जबकि उसके बाद है शुक्र ग्रह, वहाँ गर्मी बहुत पड़ती है, वो उसे इवनिंग और मॉर्निंग का स्टार कहा जाता है। बहुत ज़्यादा गर्म है, सबसे ज़्यादा गर्म शुक्र ग्रह है, क्योंकि वहाँ वायु का घनत्व ज़्यादा है। खास करके CO2 की मात्रा वहाँ 96%, CO2 की मात्रा वहाँ 96% है, जो ग्लोबल वार्मिंग का कारण बनता है, ठीक है। एक चादर की तरह काम करता है और वहाँ का पार्थिव विकिरण शुक्र ग्रह के पार्थिव विकिरण को रोक करके शुक्र के वायुमंडल को गर्म करता है। तो जैसे जैसे ऊंचाई पर जाते हैं, कहा आपसे पूछा जाएगा कि पहाड़ों पर, ऊंचाइयों पर ठंडी क्यों पड़ती थी, कारण क्या है, वायु विरल होती है और विरल वायु पार्थिव विकिरण को रोक नहीं पाती है, अधिक रोक नहीं पाती, जिसकी वजह से वह ठंडी होती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, कुछ पर्वतों पर हमेशा क्या है, बर्फ जमी रहने वाली बर्फ़ की नदियाँ होती है, उसे हिमानी कहते हैं। कुछ ना है कि हिमानी किसे कहते हैं, तो बर्फ़ की नदियाँ को हिमानी कहते हैं। यहाँ कुछ ऐसे भी पर्वत हैं जो समुद्र के भीतर है, क्या है, समुद्र के भीतर है, तथा उन्हें आप देख नहीं सकते हैं, समुद्र के भीतर देख नहीं सकते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए आगे क्या है, कठोर जलवायु होने के कारण पर्वतीय क्षेत्रों में बहुत कम लोग निवास करते हैं। कठोर जलवायु का मतलब है कि सम जलवायु की, कठोर जलवायु का मतलब है कि जहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है उसे भी कहा जाता है कठोर जलवायु, या बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है उसे भी कहा जाता है कठोर जलवायु, मतलब रिजिड, ठीक है। तो क्या यहाँ बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है इसलिए कहा जाता है कठोर जलवायु। और कठोर व्यक्ति के साथ भी लोग नहीं जुड़ पाते हैं, उसी तरह कहा जाता है कठोर व्यक्ति के साथ भी लोग नहीं जुड़ पाते हैं। वही कंसेप्ट है कि कठोर जलवायु में मानव निवास बहुत कम होते हैं। कठोर जलवायु होने के कारण पर्वतीय क्षेत्र में कम लोग निवास करते, बहुत कम लोग निवास करते, वही कंसेप्ट है। वहाँ का धरातल खड़ी ढाल वाला होता है, किसी योग्य भूमि नहीं की कमी होती है, किसी योग्य भूमि की कमी होती है। पर्वत एक रेखा के क्रम में अवस्थित होता है, जिसे श्रृंखला कहते हैं। श्रृंखला कि पर्वत श्रृंखला किसे कहते हैं, कि पर्वत एक रेखा के क्रम में अवस्थित होता है, एक लाइन में अवस्थित होता है, एक, तो उसे श्रृंखला कहा जाता है। यही देखिए, एक लाइन में अवस्थित पर्वत को पर्वत श्रृंखला कहा जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और पर्वत के भी कई प्रकार होते हैं, बलित पर्वत होते हैं, मुर्दार पर्वत होते हैं, वो भी आगे बताऊंगा। चलिए बहुत से पर्वतीय तंत्र समानांतर श्रृंखलाओं के क्रम में होते हैं। किसमें होते हैं, समानांतर श्रृंखलाओं के क्रम में होते हैं, ठीक है। देखिए, जो सैकड़ों किलोमीटर लंबाई में फैले होते हैं, ठीक है। हिमालय, आल्प्स, इंडीज, एशिया, यूरोप तथा दक्षिण अमेरिका की पर्वत श्रृंखलाएँ चित्र 5.1 में दिखलाया गया है। चलिए, हिमालय तो जान रहे हैं एशिया में है, ठीक है। आल्प्स, तो आल्प्स कहाँ है, चलिए हिमालय के बारे में जान रहे हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा पीटी में कि आल्प्स कहाँ है, तो आल्प्स यूरोप में है। कहाँ है, यूरोप में है, ठीक है। इंडीज कहाँ है, तो ये दक्षिण अमेरिका में है। कहाँ है, दक्षिण अमेरिका में है, दक्षिण अमेरिका में। और इंडीज जो है विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। क्या है, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला इंडीज है, जो कहाँ है, अवस्थित है, दक्षिण अमेरिका में है, ठीक है। दक्षिण अमेरिका के ये पश्चिमी तटों पर अवस्थित है। आगे बढ़ते हैं। पर्वतों की ऊंचाई में आकार में भिन्नता होती है। पर्वत 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं पर्वत, तो पर्वत 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं, क्या क्या इनका नाम है, वलित पर्वत, हिमालय जो है वलित पर्वत का उदाहरण है, ठीक है। भ्रंशोत्थ पर्वत, और तीसरा है ज्वालामुखी पर्वत।
तो ये ज्वालामुखी से बनते हैं। ठीक है, ये भ्रंश से निर्मित होते हैं, ये वलित पर्वत है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हिमालय तथा आल्प्स वलित पर्वत के उदाहरण हैं। हिमालय तथा आल्प्स वलित पर्वत के उदाहरण हैं जिनकी सतह ऊबड़ खाबड़ तो शिखर क्या है, शंकुआकार। इसका शिखर कैसा है, शंकुआकार। भारत की अरावली श्रृंखला, देखिए आ ही गया यहाँ, भारत की अरावली श्रृंखला विश्व की सबसे पुरानी वलित पर्वत श्रृंखला है। अपर्दन, आगे आपने देखा है अपर्दन, अपर्दन की प्रक्रिया के कारण यह श्रृंखला घिस गई है। ठीक है, आपको 59वीं बीपीएससी पीटी में इस पर यही आया था, क्वेश्चन यहीं से उठाया गया था। ठीक है, पीटी में। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तरी अमेरिका के अपलेशियन, तो अपलेशियन कहाँ है, उत्तरी अमेरिका। तो रूस की यूराल क्या है, तो गोलाकार है। ठीक है, उत्तरी अमेरिका के अपलेशियन तथा रूस के यूराल जो है क्या है, गोलाकार है। और यूराल पर्वत ही क्या है, एशिया और यूरोप को अलग करता है। यूरेशिया, ये एशिया और यूरोप को, एशिया एंड यूरोप को अलग करता है, यूरोप को अलग करता है। ठीक है, इसका नाम है यूराल पर्वत। चलिए, इसकी ऊंचाई कम होती है। ठीक है, ये बहुत पुरानी वलित पर्वत है। ठीक है, देखिए क्या है, जब बहुत बड़ा भाग टूट जाता है तथा ऊर्ध्वाधर वर्टिकली रूप से विस्थापित हुआ आता है तो उसे कहते हैं भ्रंशों पर्वत कहते हैं का निर्माण होता है। ऊपर उठे हुए भाग को उत्कंठ कहते हैं, हर्ष कहते हैं, तथा नीचे धंसे हुए खंडों को द्रोणिका कहते हैं, द्रोणिका भ्रंश कहा जाता है। ऊपर उठे हुए भाग को उत्कंठ कहा जाता है, हर्ष कहा जाता है, और द्रोणिका नीचे धंसे हुए भाग को क्या कहा जाता है, द्रोणिका भ्रंश कहा जाता है, इसे ग्रावेन कहा जाता है। यहाँ देखें, यही उत्खंड है, ऊपर उठा हुआ भाग है ये दोनों, और ये धंसा हुआ भाग है, यही द्रोणी कहलाता है। ठीक है, यही क्या कहता है, भ्रंश घाटी का निर्माण होता है। यहाँ क्या होता है, नीचे धंसा हुआ भाग भ्रंश घाटी का निर्माण कहता है, ये कहलाता है भ्रंश घाटी, भ्रंश घाटी कहलाता है। ठीक है, रैम्प वैली कहलाता है, इंग्लिश में बोलते हैं रैम्प वैली। यहाँ देखिए आप, यूरोप की राइन घाटी, राइन घाटी को क्वेश्चन आया कि राइन घाटी कहाँ है, तो यूरोप में। यूरोप की राइन घाटी और बासजेस पर्वत इस तरह के पर्वत तंत्र के उदाहरण हैं। ठीक है, यूरोप के राइन घाटी तथा बासजेस पर्वत इस तरह के पर्वत तंत्र के उदाहरण हैं। एटलस में दिए गए विश्व मानचित्र से उसकी स्थिति को देखिए तथा इस प्रकार की भू आकृतियों के कुछ उदाहरण का पता लगाइए। चलिए अब पता लगा करके कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। चलिए अब है ज्वालामुखी पर्वत, तो ये क्या है, ज्वालामुखी से निर्मित होता है, नाम है ज्वालामुखी। तो ज्वालामुखी विस्फोट के बाद जो स्थल रूप का नया स्थल रूप बनता है वो तो ज्वालामुखी पर्वत कहलाता है। देखिए, ज्वालामुखी पर्वत ज्वालामुखी क्रियाओं के कारण बनते हैं। अफ्रीका का क्या है, माउंट किलिमंजारो, तो जापान का फुजियामा, ऐसे पर्वत के उदाहरण हैं। किस पर्वत के, तो ज्वालामुखी पर्वत के उदाहरण है। कहा कि माउंट किलिमंजारो किस तरह के पर्वत के उदाहरण है, तो ज्वालामुखी पर्वत के उदाहरण कहाँ है, तो अफ्रीका महादेश में है, और फुजियामा जापान में है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, पर्वत बहुत लाभदायक होता है। पर्वत जल के संग्रहार होता है, जल संग्रहार होता है। बहुत सी नदियाँ, लेकिन तो भी क्या है, पर्वत जल संग्रहार होता है, लेकिन तो भी यहाँ जल की कमी होती है क्योंकि सभी रिस करके नीचे आ जाता है नदी के रूप में। ठीक है, बहुत सी नदियों का स्रोत पर्वतों में हिमानियों से में होता है, हिमानियों में होता है। ठीक है, जलाशयों के जल को लोगों तक पहुँचाया जाता है। पर्वतों का जल का उपयोग सिंचाई, पनबिजली के उत्पादन में भी किया, बांध करके वहाँ पनबिजली का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, और जम्मू कश्मीर में, उत्तराखंड में, हिमाचल में कई पनबिजली परियोजनाएं चल रही है। टिहरी बांध का नाम सुने होंगे आप। ठीक है, पता क्या आता है, नदी घाटियाँ तथा वेदिकाएँ कृषि के लिए उपयुक्त होती है। नदी घाटियाँ तथा वेदिकाएँ, पर्वतों में अलग अलग प्रकार की वनस्पति और जीव जंतु होते हैं, अलग अलग प्रकार के वनस्पति होते हैं और जीव जंतु भी होते हैं अलग अलग प्रकार के। ठीक है, वनों से हमें ईंधन मिल, चलिए वन से क्या मिलता है, क्या फ़ायदा पहुंचाता है वन से हमें ईंधन मिलता है, चारा मिलता है और आश्रय मिलता है,
और दूसरे उत्पाद जैसे गोंद, रेजिन प्राप्त होता है, ठीक है, वन से, ठीक है। और ऑक्सीजन भी प्राप्त होता है, ठीक है, ऑक्सीजन भी प्राप्त होता है वन से। चलिए यहाँ सैलानियों के लिए क्या है, पर्वतीय भाग जो है उपयुक्त होता है, यहाँ टूरिस्ट प्लेस बन जाता है, ठीक है। वैसे वे पर्वतों की यात्रा उनकी प्राकृतिक सुंदरता को देखने के लिए करते हैं। विभिन्न प्रकार के जैसे खेल होते हैं, देखिए ये पर्वतों का खेल का नाम याद रख लीजिए, इसका नाम है पैराग्लाइडिंग, हैंग ग्लाइडिंग, रिवर राफ्टिंग तथा स्काइंग पर्वतों में प्रचलित खेल है। कहाँ का खेल है, तो पर्वतीय इलाकों का खेल है। पैराग्लाइडिंग, हैंग ग्लाइडिंग, रिवर राफ्टिंग और स्कीइंग क्या है, पर्वतों के खेल हैं। क्या आप हिमालय में स्थित कुछ स्थानों का नाम बता सकते हैं, यहाँ ये खेले जाते हैं, और भी नाम बताने की बात आपसे की जा रही है। चलिए अब देखिए ज्वालामुखी, चलिए इसे आप ध्यान से देखेंगे, ठीक है। देखिए ये ज्वालामुखी विस्फोट, ये है ज्वालामुखी है। देखिए क्या अत्यधिक दाब से मैग्मा का निर्माण होता है। मैग्मा का निर्माण कैसे होता है, तो अत्यधिक दाब और ताप के कारण होता है मैग्मा का निर्माण। अत्यधिक दाब और ताप के कारण मैग्मा का निर्माण होता है। मैग्मा क्या है, पिघला हुआ चट्टान, द्रवित रूप में चट्टान जो होता है उसे मैग्मा कहते हैं। लावा जैसे मैग्मा कहते हैं, ठीक है। द्रवित रूप से द्रवित चट्टान को क्या कहते हैं, मैग्मा कहते हैं, मैग्मा। चलिए मैग्मा और लावा में अंतर जानिए, ठीक है। मैग्मा, यही मैग्मा जब धरातल पर पहुंचता है, ठीक है, और इस मैग्मा क्या है, इसमें गैस भी होती, कई तरह के गैस भी होते पाए जाते हैं, ठीक है। तो गैस रहित मैग्मा जो है वो कहलाता है लावा। देखिए लावा क्या है, लावा कहते हैं लावा। तो गैस रहित मैग्मा, गैस रहित मैग्मा क्या कहलाता है, तो लावा कहलाता है, लावा। दक्कन का पठार जो है, दक्कन प्लेटू, वो क्या है, मैग्मा से ही निर्मित है, लावा से ही निर्मित है, ठीक है। चलिए और इसमें ये देखिए ज्वालामुखी विस्फोट का इसमें चित्र इसमें दिया गया है। तो ज्वालामुखी विस्फोट में क्या निकलता है, तो जलवाष्प निकलता है, जलवाष्प, ठीक है। CO2, SO2, CH4 और सारी कई गैसें निकलती हैं यहाँ से, जैसे नाइट्रोजन, हाइड्रोजन सल्फेट, आर्गन, नियोन, कार्बन मोनोऑक्साइड, इस सही तरह की गैस निकलती है। तो ये सब क्या है, ये सब बनता है, ये सब गैसें जो है ग्लोबल वार्मिंग का कारण बनता है। जलवाष्प, CO2, SO2, CH4, ठीक है, ये सब गैसें यहाँ से निकलती है। चलिए और ये जो है इसे ही कहते हैं कि यहाँ देखें इसे कहते हैं, इसे भेंड कहा जाता है। इसे मुख्य जो नलिका है, इसे भेंड कहा जाता है। क्या कहा जाता है, भेंड कहा जाता है, इसे भेंड कहा जाता है। हिंदी में कहते हैं केंद्रीय नलिका से कहा जाता है भेंड, और हिंदी में केंद्रीय नलिका कहा जाता है। इसे कहा जाता है डाइक। ये क्या है, शाखा मान लिया इसका शाखा, तो इसे कहा जाता है डाइक कहा जाता है, डाइक, ठीक। ये डाइक कहलाता है। ये मुख्य नलिका जो भेंड कहलाता है, ये सहायक नलिका जो है डाइक कहलाता है, ठीक है। और यहीं पे क्या होता है, आगे जा कर के ज्वालामुखी विस्फोट जब बंद हो आता है, इसे सूख जाता है, तो ये यहाँ एक क्रेटर का निर्माण करता है। क्या है, ये कहलाता है क्रेटर कहलाता है। और कभी कभी यहाँ झील भी बन जाता है, झील का भी रूप ले लेता है, ये, ठीक है। तो जब ज्वालामुखी की बात हो रही है तो और जाने उद्भेदन के आधार पर 3 तरह के ज्वालामुखी होते हैं। एक सक्रिय ज्वालामुखी जिसमें हमेशा विस्फोट होते रहता है। दूसरा है सुषुप्त ज्वालामुखी, जिसमें एक पीरियड के बाद इसमें ज्वालामुखी विस्फोट होता है। एक होता है मृत ज्वालामुखी, जहाँ मतलब कि वर्षों तक कोई विस्फोट नहीं हुआ, उसे कहा जाता है मृत ज्वालामुखी, जो मर चुका है। और ये तो हो गया उद्भेदन के आधार पर। और दूसरा होता है संरचना के आधार पर। तो संरचना के आधार पर 2 तरह के ज्वालामुखी होते हैं, केंद्रीय नलिका उद्गार ज्वालामुखी, और दूसरा होता है दरारी उद्भेदन ज्वालामुखी। ये जो फिगर दिया गया है, एक ये है केंद्रीय नलिका उद्गार ज्वालामुखी है, केंद्रीय नलिका से हो रहा है। एक होता है दरारी उद्भेदन से, जो दरार के द्वारा निकलता है। ये एक
नली के द्वारा निकल रहा है, एक होता है दरार के द्वारा निकलता है। तो दो तरह के ज्वालामुखी होते हैं, ठीक है। चलिए, जब इसकी बात हो रही है ज्वालामुखी की, तो ज्वालामुखी का लावा दो तरह के होते हैं। एक अम्लीय होता है लावा, जो है दो तरह के होते हैं, एक अम्लीय होता है, अम्लीय, और दूसरा होता है क्षारीय होता है। क्या? क्षारीय होता है, ठीक है। क्षारीय अम्लीय में क्या होता है, इसमें एसआई की मात्रा जो होती है ये 60% 65% से अधिक होती है, 65% से अधिक होती है एसआई की मात्रा। एसआई की मात्रा, सिलिकॉन की मात्रा, सिलिकॉन की मात्रा 65% से अधिक होती है। एरो ऊपर दे दिया तो मतलब अधिक होती है, और इसमें कम होती है। इसमें क्या होती है, एसआई की मात्रा कम होती है। तो जिसमें एसआई की मात्रा 65% से अधिक हो वो अम्लीय नेचर का होता है, एसिडिक नेचर का होता है, अम्लीय गुण का होता है। जिसमें कम हो वो क्षारीय गुण का होता है, बेसिक नेचर का होता है, ठीक है। तो और एसिडिक गुण वाला होता है, एसिडिक गुण वाला जो होता है जिसमें एसआई की मात्रा अधिक होती है वो अधिक श्यान होता है, अधिक श्यानता गुण होता है, श्यान। इसी को होते हैं विस्कस बोलते हैं, विस्कस, इंग्लिश में विस्कस, ठीक है। और इसका टेम्परेचर जो है, इसका टेम्परेचर, और इसका जो टेम्परेचर होता है वो कम होता है। इसका टेम्परेचर जो होता है वो कम होता है, ठीक है। और अधिक, देखिए बायोलॉजी में भी क्वेश्चन आता है, पिछले वाले क्वेश्चन आए थे बीपीसीपीटी में ही, कि सबसे अधिक श्यान कौन है, विस्कस कौन है। तो उसमें था सबसे अधिक, एक ऑप्शन था हनी, मतलब हनी, मध जो होता है सबसे अधिक श्यान होता है। जिसमें जो ज़्यादा विस्कस होगा वो कम फैलता है, वो कम फैलता है, ठीक है। तो ये कम फैलता है जिसकी वजह से शंकु का निर्माण होता है। क्या निर्माण होता है? शंकु का निर्माण होता है, शंकु का निर्माण करता है। ये कम फैलता है, ठीक है। ये लावा जो है शंकु का निर्माण करता है। अब आइए क्षारीय गुण वाला, तो इसका टेम्परेचर कम होता है, इसका श्यानता भी, इसका श्यानता क्या होता है, इसका कम होता है, जिसके और टेम्परेचर अधिक होता है, जिसकी वजह से ये फैलता ज़्यादा है, फैलता ज़्यादा है, ज़्यादा फैलता है, फैलता ज़्यादा है, ज़्यादा फैलता है, ठीक है, ज़्यादा फैलता है। तो दक्कन प्लेटू जो है भारत में वो क्षारीय गुण वाला है, ठीक है। वो बेसाल्टिक, बेसाल्टिक, बेसाल्ट, बेसाल्ट, बेसाल्टिक चट्टान है, ठीक है। तो इसी लावा से निर्मित है, तो वहाँ क्षारीय गुण वाला है। इसीलिए आप देखिए तो यहाँ काली मिट्टी की प्रधानता है, काली मिट्टी, काली मिट्टी, ठीक है, काली मिट्टी, ठीक है। और काली मिट्टी, जब काली मिट्टी की बात हो रही है तो काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहा था, और कपास के लिए सबसे अधिक उपयुक्त होता है। चलिए, इस पर भी क्वेश्चन है कि काली मिट्टी सबसे अधिक कहाँ है भारत में, तो महाराष्ट्र में है। कहाँ? महाराष्ट्र में है सबसे अधिक। उसके बाद गुजरात में है सबसे अधिक, महाराष्ट्र में, उसके बाद गुजरात में काली मिट्टी। काली मिट्टी क्या है, भीगने के बाद गीले होने का चिपचिपी हो जाती है, सूखने के बाद क्या है उसमें दरारें आ जाती है। इसलिए इस मिट्टी को कहा जाता है स्वतः जुताई वाली मिट्टी कहा जाता है। स्वतः जुताई वाली से मिट्टी कहा जाता है काली मिट्टी को, रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये बेसाल्टिक चट्टान जो है, ये इसी चट्टान से टूट करके काली मिट्टी का निर्माण हुआ है भारत में। और भारत के कुल भूमि पे कुल मिट्टी का ये क्या है, 15% है काली मिट्टी, ठीक है। काली मिट्टी 15% है। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में जान लिए आप, आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब आते हैं आप पठार के बारे में देखें, ठीक है। पठार उठी हुई एवं सपाट भूमि होती है। कैसी होती है? उठी हुई एवं सपाट भूमि होती है। आसपास के क्षेत्रों से अधिक उठा हुआ होता है। ज़्यादा उठी मतलब सिर्फ आसपास के क्षेत्रों से थोड़ी सी ज़्यादा उठा हुआ होता है, सपाट होती है। इसका ऊपरी भाग मेज की तरह होता है। कैसा होता है? मेज के समान होता है, ठीक है, मेज के समान होता है एवं सपाट होता है। किसी पठार के एक या अधिक किनारे होते हैं, एक या अधिक किनारे होते हैं, जिसके ढाल क्या होता है, खड़े होते हैं। खड़े, यहाँ देख रहे हैं खड़े ढाल होते हैं, एक के कई किनारे होते हैं। पठारों की ऊंचाई प्रायः कुछ 100 मीटर से लेकर के कई हज़ार मीटर तक होती है। पर्वतों की तरह पठार भी नए या पुराने होते हैं। जिस तरह से पर्वत जो है, सबसे पुराना पठार, पहाड़, क्वेश्चन आता है कि सबसे पुराना पहाड़ कौन है, जैसे अरावली का पहाड़ सबसे पुराना पहाड़ है विश्व का। उस तरह पठार भी पुराने और नए होते हैं। भारत में दक्कन का पठार पुरानों पठारों में से एक है, ठीक है। क्या है?
पुराने पठारों में से एक है। और ये चलिए इसी बार बीपीएससी पीटी में क्वेश्चन आया था कि अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड पर, तो दक्कन का पठार जो है ये गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। किस लैंड का? गोंडवाना लैंड का। ठीक, गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। चलिए, केनिया, तंजानिया, युगांडा का पूर्वी अफ्रीकी पठार एवं ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी पठार इसी प्रकार के उदाहरण। तिब्बत का पठार देखें, तिब्बत का पठार चित्र 5.1 में दिया गया है, 5.1 में देखिए। आगे चैप्टर में दिया हुआ, चलिए यहाँ बढ़ते हैं, देखते हैं। देखिए 5.1 में दिया गया जो विश्व का सबसे ऊंचा क्या है? पठार है। तिब्बत का पठार जो है विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। कहेगा आपसे क्वेश्चन आएगा कि विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन है? तो तिब्बत का पठार है, जिसकी ऊंचाई समुद्र तल से कितनी है? 4000 से 6000 मीटर है। और भारत में कल ही मैंने पढ़ाया था कि भारत में समुद्र तल की कहाँ से मापा जाता है ऊंचाई? तो चेन्नई से मापा। भारत में समुद्र तल की ऊंचाई चेन्नई से मापा जाता है। ठीक है, पठार बहुत ही उपयोगी होते हैं। इसमें खनिजों की क्या होती है? प्रचुरता होती है। बहुत सारे खनिज में इसमें पदार्थ होते हैं। यही कारण है कि विश्व के बहुत से खनन क्षेत्र पठारी भागों में होते हैं। अफ्रीका का पठार सोना और हीरा के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। अफ्रीका का पठार सोना और हीरा के लिए प्रसिद्ध है। भारत में छोटा नागपुर का पठार लोहा, कोयला, मैग्नीज के बहुत बड़े भंडार पाए जाते हैं। ठीक है, छोटा नागपुर का पठार झारखंड है। झारखंड कहाँ है? छोटा नागपुर के पठार पर स्थित है। चलिए आगे है, पठारी क्षेत्रों में बहुत से जलप्रपात हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ नदियाँ ऊंचाई से गिरती है। जलप्रपात उसे कहते हैं जब नदियाँ ऊंचाई से गिरती है। कोई भी जल स्रोत जब ऊंचाई से गिरता है तो जलप्रपात कहलाता है। ठीक है, और ऊंचाई से गिरती है, जब वहाँ पर कोमल मिट्टी होती है, मुलायम मिट्टी होती है, उसी को काट करके बहा ले जाती है, तो वहाँ गड्ढा हुआ था और ऊंचाई से गिरने लगती है, तो उसे जलप्रपात कहा जाता है। भारत में छोटा नागपुर के पठार पर स्वर्णरेखा नदी पर कौन सा जलप्रपात है? हुंड्रू जलप्रपात। क्या नाम है? हुंड्रू जलप्रपात। ठीक है, कर्नाटक में जोग जलप्रपात। ठीक है, कहा कि स्वर्णरेखा नदी पर हुंड्रू जलप्रपात। तो आप जान गए कि हुंड्रू जलप्रपात किस नदी पर है? तो स्वर्णरेखा नदी पर। अब बात हो रही है कर्नाटक के जोग जलप्रपात, तो किस नदी पर ये नहीं बताया गया है, तो आप जान लें यहाँ यह है शरावती नदी पर। किस नदी पर? शरावती नदी पर। शरावती नदी पर है। ठीक है, इस प्रकार के जलप्रपातों के उदाहरण हैं। लावा पठार में काली मिट्टी पाई जाती है, मैंने पहले बताया है, जो उपजाऊ होती है, खेती के लिए काफ़ी अच्छी होती है। ठीक है, और पठारों में रमणीय स्थल होते हैं और जो पर्यटकों को आकर्षित करते हैं, टूरिस्ट को। चल, काली मिट्टी के साथ जो मैंने बताया है, एक और जान ले कि सबसे अधिक जल धारण करने की क्षमता इसी की होती है, काली मिट्टी। ठीक है, काली मिट्टी सबसे अधिक जल धारण क्षमता, सबसे अधिक जल धारण क्षमता होती है इसकी। ठीक है, सबसे अधिक जल धारण क्षमता किस मिट्टी की होती है? तो काली मिट्टी की होती है। चलिए अब है मैदान। ठीक है, मैदान देखिए क्या है? मैदान समतल भूमि के बड़े भाग होते हैं। मैदान हमेशा समतल भूमि पे होते हैं, समतल भूमि के बड़े भाग होते हैं। ये सामान्यतः समुद्र तल से 200 मीटर से अधिक ऊंचे नहीं हो सकते हैं। जहाँ पठार जो है 4000 से 6000 मीटर की ऊंचाई तक पठार होते हैं, वहीं मैदान जो है 200 मीटर से अधिक ऊंची नहीं हो सकती है। 200 से अधिक ऊंची होगी तो फिर पठार में वो उसकी गिनती होने लगेगी। अब पहाड़ी 600 मीटर की ऊंचाई, ठीक है, और उससे जो ऊंची होती है 600 मीटर से, वो कहलाता है पर्वत। ठीक है, चलिए कुछ मैदान काफ़ी समतल होते हैं, कुछ उर्मिल तरंगित हो सकते हैं। अधिकांश मैदान नदियों तथा उसकी सहायक नदियों के द्वारा बने होते हैं। क्या होता है? नदियाँ अपने साथ नई मिट्टी लाती है, गाद जमा करती है, जिसके द्वारा मैदान का निर्माण होता है। ठीक है, उत्तर भारत का मैदान जो है नदियों के द्वारा ही निर्मित है। ठीक है, हिमालय से निकली नदियों के द्वारा गाद जमा करने से ही उत्तर भारतीय मैदान निर्मित है। ठीक है, वह इसलिए समतल है। नदियाँ पर्वतों के ढालों पर नीचे की ओर बहती है। ठीक है, और उन्हें अपर्दित करती है। नदियाँ पर्वतों के ढालों पर नीचे की ओर बहती है, उसको अपर्दित करती है। अपर्दन के 3 कारक हैं।
जल है, वायु है और क्या है, बर्फ़ है। ये तीनों क्या अपर्दन करता है अपने अपने अनुसार, ठीक है। तो जल के द्वारा भी अपर्दन होता है। वे अपर्दित पदार्थों को अपने साथ आगे ले जाते हैं, तो यही गाद कहलाता है, सिल्ट कहलाता है। अपने साथ ढोए जाने वाले पदार्थ जैसे पत्थर है, बालू है, सिल्ट है, वो घाटियों में निक्षेपित कर देते हैं, ठीक है। उन्हीं निक्षेपों से मैदान का निर्माण होता है। इन्हीं निक्षेपों से क्या होता है, मैदान का निर्माण होता है। प्रत्येक साल बाढ़ आती है और नदियाँ उस क्षेत्र में नई मिट्टी बिछाती है, ठीक है, जो और एक तरह से उपजाऊ भी होती है, उपज भी बढ़ता है। तो कहा था बाढ़ वरदान भी है और बाढ़ अभिशाप भी है, ठीक है। चलिए, सामान्यतः मैदान बहुत अधिक उपजाऊ होते हैं, बहुत अधिक उपजाऊ भी होते हैं। अब परिवहन के साधनों का निर्माण करना यहाँ आसान होता है। रेल मार्ग, सड़क मार्ग का निर्माण करना यहाँ आसान होता है, ठीक है। इसीलिए मैदान विश्व के सबसे अधिक जनसंख्या वाले भागों में होते हैं। जहाँ सड़क, पानी, बिजली, सड़क की सुविधा होगी वहीं न लोग निवास करेंगे। यही कारण है कि मैदानी क्षेत्रों में लोग अधिक निवास क्यों करते हैं, क्योंकि यहाँ परिवहन सुविधा अच्छी है, ठीक है। लोग एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं आसानी से। अपने उत्पाद को, किसी तरह के उत्पाद को बाज़ारों में आसानी से पहुंचा सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं। इसीलिए मैदानी क्षेत्रों में जनसंख्या अधिक होती है, जनसंख्या घनत्व अधिक होते हैं। नदियों के द्वारा बनाए गए कुछ बड़े मैदान एशिया तथा उत्तरी अमेरिका में पाए जाते हैं। एशिया में स्थित भारत में गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान, चीन में यांगत्से नदी का मैदान इसका प्रमुख उदाहरण है। मैदान मनुष्यों में रहने के लिए सबसे उपयोगी क्षेत्र है। क्यों? क्योंकि यहाँ सभी तरह, मतलब अधिक तरह की सुविधाएं, खासकर परिवहन सुविधा यहाँ अच्छी होती है, ठीक है। व्यापार करने के लिए, आवागमन के लिए ये सुविधा होती, बहुत ज़रूरी होता है परिवहन सुविधा, जो यहाँ आसानी से उपलब्ध होता है। आसानी से सड़क मार्ग, रेल मार्ग बनाए जा सकते हैं। यहाँ की जनसंख्या बहुत अधिक होती है, ठीक है, क्योंकि मकानों के बनाने तथा खेती के लिए समतल भूमि प्रचुर मात्रा में होती है। मिट्टी उपजाऊ होती है। उपजाऊ मिट्टी के कारण यहाँ लोग का खान भाग खेती के लिए काफ़ी उपयुक्त होता है, ठीक है, क्योंकि प्रत्येक साल नदियाँ नई मिट्टी बिछाती है, जो उपजाऊ के लिए बहुत ही उपयोगी होता है। भारत में गंगा का मैदान देश में सबसे अधिक जनसंख्या वाला क्षेत्र है। भारत में गंगा का मैदान देश में सबसे अधिक जनसंख्या वाला क्षेत्र है। चलिए आगे है अर्थल स्वरूप एवं लोग। अर्थल रूपों की विभिन्नता के अनुरूप ही मानव विभिन्न प्रकार की जीवन यापन करते हैं। जैसे जहाँ की अर्थल का रूप होगा उस तरह के ही मानव जीवन यापन करते हैं। पर्वतीय क्षेत्रों का जीवन कठिन होता है, क्योंकि वहाँ आपने पहले देखा है आगे इसी चैप्टर में, ठीक है, कि वहाँ कठोर जलवायु होता है। जहाँ कठोर जलवायु होता है, कहा था कि कठोर व्यक्ति के साथ रहना भी मुश्किल होता है, तो कठोर जलवायु में भी रहना मुश्किल होता है। जहाँ ठंडी अधिक पड़ती वो भी कठोर जलवायु कहलाएगा, जहाँ गर्मी अधिक पड़ती वो भी कठोर जलवायु पर कहलाएगा। सिर्फ पर्वतों में ठंडी अधिक पड़ती है, वहाँ भी जनसंख्या विरल होता है, लोगों का रहना दुष्कर होता है। और रेगिस्तानी इलाकों में भी लोगों का रहना दुष्कर होता है, क्योंकि वहाँ गर्मी अधिक पड़ती है, कठोर जलवायु कहलाता है, तो जीवन कठिन होता है। मैदानी क्षेत्रों का जीवन क्या होता है, पर्वतीय क्षेत्रों की तुलना में सरल होता है, ठीक है, क्योंकि ये समतल होते हैं। सड़क मार्ग, रेल मार्ग आवागमन के लिए, व्यापार के लिए, सभी के लिए सुगम होते हैं। मैदानों में फसलें, देखिए आगे क्या कहता है, फसलें उगाना, घर बनाना, सड़कें बनाना पर्वतीय क्षेत्रों की तुलना में अधिक आसान होते हैं। इसलिए लोग यहाँ अधिक बसते हैं, सघन बस्ती होती है। विभिन्न प्रकार के स्थलों पर रहने वाले लोगों के रहन सहन के तरीकों में कुछ अंतर होते हैं, ठीक है। क्या आप उनमें से कुछ अंतरों को बता सकते हैं? कभी कभी प्राकृतिक आपदाएं जैसे भूकंप, ज्वालामुखी, उद्गार, तूफान, बाढ़, ये सभी क्या है, प्राकृतिक आपदाएं हैं, डिजास्टर है, ठीक है। इन आकस्मिक घटनाओं के बारे में जागरूकता पैदा करके हम आने वाले खतरों को कम कर सकते हैं। चलिए आगे है, हम कितने तरीकों से जल एवं स्थल को उपयोग में ला सकते, इसका पता हम अपने आसपास के क्षेत्र से लगा सकते हैं। प्रायः हम स्थल का उपयोग गलत तरीके से करते हैं, जैसे उपजाऊ भूमि पर मकानों का निर्माण करके। सही है, ठीक है, उपजाऊ भूमि पर मकानों का निर्माण नहीं होना चाहिए, रिहायशी इलाकों का निर्माण नहीं होना चाहिए, वो खेती योग्य ही उसे रहने देना चाहिए। इसी प्रकार हम लोग कूड़ा किसी भी भूमि पर या पानी में फेंक देते हैं, जो प्रदूषण का कारण होता है। मिट्टी प्रदूषण, जल प्रदूषण का कारण होता है, जो उन्हें गंदा कर देते हैं। हमें प्रकृति के
इस महत्वपूर्ण वरदान का उपयोग इस प्रकार नहीं करना चाहिए, मतलब कूड़े फेंक कर गंदगी करके नहीं करना चाहिए। क्या? प्रकृति का वरदान है यह, ठीक है। उपलब्ध भूमि केवल हमारे उपयोग के लिए नहीं है, यह हमारा कर्तव्य है कि हम आगे आने वाली पीढ़ियों को पृथ्वी के लिए आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए पृथ्वी को सुरक्षित रखें। क्या है? ये सिर्फ हमारे उपयोग के लिए नहीं है, हमारे आगे आने वाली पीढ़ी के उपयोग के लिए भी है। तो हम ही इसे उपयोग कर गंदा कर देंगे पूरी तरह, तो फिर हमारी आने वाली पीढ़ी है तो फिर इससे पृथ्वी पर सही से उपयोग नहीं कर पाएगी, उसका रहन सहन यहाँ रहना मुश्किल हो जाएगा, जीवन मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए हमारा कर्तव्य बनता है कि हम आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए भी पृथ्वी को सुरक्षित रखें, स्वच्छ रखें। चलिए, इसमें बताया गया है स्वच्छ भारत मिशन का बताया गया कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है एवं और स्वस्थ शरीर जो है स्वच्छ पर्यावरण, विशेष रूप से साफ जल, वायु, स्वच्छ वातावरण प्राथमिक आवश्यकता है। इन सभी प्राथमिक आवश्यकताओं को सभी लोगों को सुलभ कराने हेतु भारत सरकार द्वारा स्वच्छ भारत मिशन कार्यक्रम चलाया जा रहा है। चलिए, क्वेश्चन देख लेते हैं आप। चलिए, क्वेश्चन देखते हैं आप, ठीक है। यहाँ देखें 2 नंबर कि पर्वत पठारों से भिन्न होते हैं, तो किस तरह से भिन्न होते हैं? ऊंचाई में भिन्न होते हैं। किस तरह से? ऊंचाई में भिन्न होते हैं, ठीक है। और हिमानी, देखिए हिमानी कहाँ पाई जाती है? देखिए, क है पर्वतों में, ख है मैदानों में और ग है पठारों में। राइट आंसर होगा क। कहाँ पाया जाता है हिमानी? पर्वतों में पाया जाता है। हिम नदिया को हिमानी कहा जाता है। दक्कन पठार कहाँ स्थित है? केन्या, ऑस्ट्रेलिया, भारत में, अपने भारत में स्थित है दक्कन का पठार। यही बेसाल्टिक लावा से निर्मित है। किससे निर्मित है? तो बेसाल्टिक लावा से निर्मित है और बेसिक नेचर का है दक्कन का पठार, ठीक है। और यांगत्सो नदी कहाँ स्थित बहती है? तो चीन में बहती है। यूरोप की एक महत्वपूर्ण पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो आल्प्स है। कौन सी है? आल्प्स है। चलिए, रॉकी कहाँ है? तो उत्तरी अमेरिका में है। उत्तरी अमेरिका में है, ये उत्तरी अमेरिका में रॉकी है, ठीक है। इंडीज है दक्षिणी अमेरिका में, दक्षिणी अमेरिका में, ठीक है। ये समतल भूमि वाले विस्तृत क्षेत्र को क्या कहते हैं? मैदान कहते हैं। ये मैदान कहलाता है। हिमालय में आल्प्स डैश पर्वतों के उदाहरण, बलित पर्वतों के उदाहरण है। डैश क्षेत्रों में खनिजों की प्रचुरता होती है, तो पठारी क्षेत्रों में, ठीक है। डैश पर्वतों का एक क्रम है, श्रृंखला, ये है श्रृंखला। डैश क्षेत्र कृषि के लिए सबसे अधिक उत्पादक क्षेत्र होते हैं। क्या? मैदान, ये समतल होते हैं। काली मिट्टी के बारे में बहुत सी हम चर्चा किए हैं। क्वेश्चन आता है कि काली मिट्टी में कौन से तत्व पाए जाते हैं, कौन से तत्व नहीं पाते, किस तत्व की प्रधानता होती है, प्रमुखता होती है। ठीक है, काली मिट्टी के बहुत बारे हम चर्चा किए हैं। तो काली मिट्टी में, यानी काली मिट्टी में ठीक है, देखें मैग्नीशियम Mg, आयरन Fe, तो चूना, ठीक है। कार्बनिक पदार्थ क्या होती है? इसकी प्रमुखता होती है, ठीक है। देखिए, चूना है, चूना किस नेचर का होता है? तो बेसिक नेचर का होता है। चूना बेसिक जो क्षारीय गुण का होता है, इसलिए काली मिट्टी क्या है? बेसाल्टिक लावा, जो अभी मैंने बताया था कि इसकी सिलिकॉन की मात्रा कम होगी तो श्यानता कम होगी, वो फैलेगा। ये क्या होता है? बेसिक नेचर का होता है, ठीक है, बेसिक नेचर का होता है। और सिलिकॉन अधिक होगा तो एसिडिक नेचर का होता है। यहाँ देखिए, इस पर क्वेश्चन आएंगे, आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो और जो एसिडिक नेचर का होता है, अम्लीय गुण का होता है, उसमें श्यान अधिक होता है, श्यानता अधिक होती है, उसमें विस्कोसिटी अधिक होती है, फैलता कम है, शंक्वाकार मैदान का निर्माण करता है। और जिसमें क्षारीय गुण होता है, जिसमें SI की मात्रा कम होती है, इसका टेम्परेचर जो है कम होता है, ठीक है, इसका टेम्परेचर अधिक होता है और श्यानता कम होती है, मतलब विस्कस कम होता है, तो फैलता ज़्यादा है। जो विस्कस कम होगा फैलेगा ज़्यादा, तो फैलेगा तो एक मैदान का निर्माण करेगा। तो ये बेसाल्ट जो है, बेसाल्टिक दक्कन का पठार जो है बेसाल्टिक लावा से निर्मित है और क्षारीय गुण का होता है, इसलिए इसमें चूना की अधिकता होती है, चूना की। और कमी किस तत्व की होती है?
तो इसमें नाइट्रोजन और फास्फोरस की कमी होती है। नाइट्रोजन एंड फास्फोरस की कमी होती है। फास्फोरस की कमी होती है कमी होती है। नाइट्रोजन फास्फोरस की कमी होती है और मैग्नीशियम, आयरन, चूना, कार्बनिक पदार्थ और ह्यूमस की इसमें प्रधानता होती है। चलिए, तो आज इतना ही, फिर अगले क्लास में मिलते हैं। अब चैनल पर नए हैं तो पहले सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। साइंस करेंट सभी का क्लास चलता है, आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं, फ़ायदा उठा करके अपना रिजल्ट सुनिश्चित करें। तो धन्यवाद, जय हिंद।